आइए क्लास 11th हम अपने ऊष्मागतिकी के दूसरे लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। ठीक है, मैं हर्षित शुक्ला आप लोग को आज ऊष्मागतिकी के दूसरे लेक्चर में शून्यांकी का नियम पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, लास्ट लेक्चर अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो लास्ट लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक था, अगर आपको याद हो, तापीय साम्य या ऊष्मा साम्य, ऊष्मी साम्य, वही चीज यहां पे फिर से हम याद करेंगे, क्योंकि जो अपना शून्यांकी का नियम है या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो तापीय साम्य पे ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं जिस चीज को हमको पढ़ना है। तो हमारा आज का हेडिंग है जो हमको पढ़ना है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ समझने के पहले एक बार तापीय साम्य क्या होता है यह भी समझ लें। तापीय साम्य, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसको प्रॉपरली पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से हल्का सा देख लेते हैं। कोई भी वस्तु तापीय साम्य अवस्था में तब होगी जब निकाय, जैसे मान लीजिए हम निकाय और परिवेश से इसको समझें, कोई भी वस्तु तापीय साम्य अवस्था में तब कही जाएगी जब निकाय, जैसे जो बाउंड्री के अंदर या जो दीवार के अंदर होता है वो निकाय होता है और जो बाहर होता है वो परिवेश होता है। तो दो के दोनों के बीच में, अब देखिए ये जो दीवार है, हमने कहा था ना कि दीवार डिसाइड होगी, लेकिन अब हम लोग यहां से जब जहां तक भी पढ़ेंगे, फिलहाल बता दिया जाएगा, हम यहाँ पे जो दीवारें पढ़ेंगे मैक्सिमम टाइम चालक ही पढ़ेंगे। कोई भी रुद्धोष्म में जब होगा तो बताया जाएगा, अन्यथा उसको आप लोग चालक मान लिया करिए। ठीक है, तो निकाय और परिवेश के बीच का जो तापमान होगा या जो ताप होगा वो दो के दोनों का सेम होगा। तो जब ताप सेम होगा तभी हम उस चीज को या उस अवस्था को क्या बोलेंगे, तापीय साम्य अवस्था बोलेंगे। ठीक है, तो तापीय साम्य अवस्था और शून्यांक का नियम एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड है हम इसको समझते हैं। तो इसको समझने के पहले या इसका डेफिनेशन लिखने के पहले हम इस पे एक हुआ शून्यांकी के नियम को समझने के लिए एक प्रयोग पहले देख लेते हैं, जो प्रयोग के बारे में हमको बात करना है, क्योंकि प्रयोग के बाद वो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो हम यहां पे एक बॉक्स लेते हैं और बॉक्स के अंदर हम 3 निकाय लेते हैं, 3 निकाय, एक नहीं, टोटली यहां पे कितने निकाय ले लेते हैं हम, यहां पे 3 निकाय लेते हैं, निकाय ए, बी एंड सी। अब ध्यान दीजिए, ए तथा बी के मध्य की दीवार रुद्धोष्म है। मतलब यहां पे जो अपनी दीवार है वो कैसी है, रुद्धोष्म है। और ए बी तथा बी सी निकाय के मध्य की दीवार जो है चालक है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे दीवार समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दीवार चीजों को ही डिफाइन करने में ज्यादा बेटर वे में हेल्प करती है। इसीलिए हमने पहले ही बता दिया कि इन दोनों के बीच में जो अपनी दीवार है वो रुद्धोष्म में है, इन दोनों के बीच में चालक है और इन दोनों के बीच में भी चालक है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पे निकाय स्थित हो गया। अब मान जो हम अपना निकाय A है, इसमें जो तापमान है उसको हम TA लिख दें, इसको हम क्या लिख दें, TB लिख दें, और इसको हम क्या लिख दें, TC लिख दें। ठीक है, तो जीरोथ का नियम हमसे यह कहता है कि यदि निकाय A का ताप तथा निकाय C का ताप समान है, मतलब A और C इन दोनों का जो ताप है, या जो इन लोग के बीच में इन दोनों के बीच में तापीय साम्य अवस्था है। तापीय साम्य अवस्था है मींस जो इन दोनों का ताप है ये दोनों का क्या है, बराबर है। और B और C के बीच में भी तापीय साम्य है, मतलब निकाय B और निकाय C के मध्य में भी तापीय साम्य अवस्था है। मींस कि B जो निकाय B का तापमान है और निकाय C का तापमान है ये दोनों भी समान है। इसका मतलब ये होगा कि जो A होगा, मतलब निकाय A का ताप जो होगा वो निकाय B के ताप के भी, ये दोनों भी आपस में पर इस पर क्या होंगे, बराबर होंगे। अब कोई भी मैथ्स वाले स्टूडेंट होगा, सर कहेंगे सर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, हम तो तुरंत इक्वल कर देंगे। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ताप की बात कर रहे हैं। और अभी जस्ट इसका अगला जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो देखिए ऊष्मा और कार्य एक ही तरह की चीजें होती हैं, इस पे हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं और अभी आगे एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन ऊष्मा का स्थानांतरण और कार्य द्वारा ऊष्मा का उत्पन्न होना दो के दोनों अलग चीजें हैं। कैसे हैं, इसको अभी थोड़ा वेट करिए। तो ये समझिए बस कि जीरोथ का नियम हमसे ये कहता है कि यदि दो निकाय के बीच में दो निकायों के बीच में तापीय साम्य अवस्था है तो प्रथम और तृतीय के बीच में भी तापीय साम्य अवस्था होगी। मतलब एक तरह से यहां पे जो हमको बात करना है वो बात करना है ताप के अविधारणा की। हम यहां बात किसकी कर रहे हैं, निकाय की यहां पे बात नहीं हो रही है। यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो ताप के अविधारणा की ही बात हम लोग कर रहे हैं। हो गया, ये समझ गए। अब इसका डेफिनेशन लिख लें। लिखिए शून्यांकी नियम के अनुसार, शून्यांकी नियम के अनुसार शून्यांकी नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय से तापीय साम्य हो तो वे दोनों परस्पर एक दूसरे से भी तापीय साम्य होंगे। और यही है हमारा शून्यांकी का नियम। मतलब ये हमसे क्या कह रहा है कि दो निकाय हैं, दो निकाय यहां पे क्या हो गए, A और B। यहां पे हमारे पास दो निकाय हो गए A B। यहां पे जो निकाय A है उसका तापमान C के बराबर है
और जो निकाय बी है उसका ताप निकाय सी के बराबर है। तो जीरोथ का नियम हमसे यही कहता है कि जो निकाय ए है और निकाय बी है वे दो के दोनों एक दूसरे से परस्पर तापीय साम्य अवस्था में होंगे। ठीक है, यही समझाने के लिए बगल में एक हमने प्रयोग दिखाया। प्रयोग में एक निकाय था ए, एक निकाय था बी, और ये दोनों इससे चालक दीवार से जुड़े हैं। मतलब ये जो दीवार है अपनी, ये अपनी कैसी दीवार है? चालक है। ये जो ब्लू वाली आपको दिख रही है ये चालक दीवार है। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि शुरुआत के वक्त में इसका ताप कुछ और रहा हो और इसका ताप कुछ और रहा हो, इसका ताप कुछ और रहा हो, इसका ताप कुछ और रहा हो। चालक दीवार है तो आप भी जानते हैं चालक से ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, आराम से हो सकता है। ठीक है, अभी यहां पे दीवार के 3 प्रकार भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। दीवार के भी कुछ प्रकार हैं, उसको अभी क्लियर कर लेंगे। फिलहाल अपने लेक्चर में 2 ही का यूज है जिसको हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में भी क्लियर मैं कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये चालक दीवार है। तो ये ऐसी दीवार जिसमें से केवल ऊष्मा का आदान प्रदान, कोई कण का आदान प्रदान नहीं हो सकता या कोई चीज इधर उधर नहीं आ जा सकती, केवल ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है ऊष्मा का आदान प्रदान हुआ, फिर इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हुआ हो। और कब तक होगा? चालक है तो आप भी जानते हैं जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तब तक होता है जब तक दो वस्तुओं का जो ताप है समान ना हो जाए। जब तक समान नहीं होगा तब तक आदान प्रदान होता रहेगा। कहा जाता है ना बराबरी, तो तब तक होता रहेगा। जैसे घर में होता है ना, हम लोग में लड़ाई झगड़ा होता है भाई बहन में, मम्मी इसको ज्यादा है, हमारा ज्यादा है, तो हम लोग आदान प्रदान करने लगते हैं इधर उधर इधर उधर, और कभी वो बराबर नहीं हो सकता, होता ही नहीं होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि हम मान लेते हैं, देखिए कुछ चीजें हम लोग फिजिक्स में आइडियली ही मानते हैं, होता है नहीं होता इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी। हम आइडियली मानते हैं कि तब तक ये लोग आदान प्रदान करते रहेंगे जब तक ये इससे बराबर ना हो जाए और ये इससे बराबर ना हो जाए। समझ रहे हैं? मतलब आपस में जब ये दोनों आदान प्रदान हो जाए गए तब ये तापीय साम्य में, और ये जब आपस में बराबर होगा तब तापीय साम्य में। मतलब एक तरह से समझिए कि ये दोनों भी तो तापीय साम्य अवस्था में आ जाएंगे, और जैसे ही तापीय साम्य अवस्था में आएंगे तो उसके बाद ये जो रुद्धोष्म दीवार है इसको हमने हटा के, इस रुद्धोष्म दीवार को हटा के यहां पे भी हमने चालक दीवार लगा दी। कैसी दीवार लगा दी? चालक दीवार। अब हमको एक छोटी सी बात का आप आंसर दीजिए कि क्या यहां पे ऊष्मा का आदान प्रदान होगा? बोलिए, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी ये लोग तो पहले ही तापीय साम्य अवस्था में आ गए हैं, और जब ये तापीय साम्य अवस्था में आ गए तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ये दोनों परस्पर भी तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो फिर चाहे आप रुद्धोष्म रखिए चाहे चालक रखिए, कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। और यही जो नियम है, यही जो नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी को हम लोग जीरोथ का नियम कहते हैं या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब जो अपना अगला टॉपिक यहां पे आएगा, फिलहाल इसको देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट? सफा कर दे। देखिए फर्स्ट लेक्चर में हमसे कुछ टॉपिक छूट गए थे, उसको भी आज यहां पे देख लेते हैं। देखिए निकाय को हम लोग अपने बाउंड्री के हिसाब से 3 प्रकार में बांटते हैं। ठीक है, सिलेबस में है नहीं है बट इसको अपने जानते रहिए। जो निकाय है, निकाय 3 प्रकार के, इसको जहां पे निकाय पढ़ाया गया था ना, ऊष्मागतिकी चर जब हम पढ़ाए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, वहीं पे लिखिएगा इसको। अगर नोट्स नहीं बनाए या थोड़ा सा लिखिएगा, बस 3 लाइन में खत्म हो जाएगा। ऊष्मागतिकी निकाय 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? खुला निकाय, बंद
निकाय, और अगला है विलगित निकाय। मार्कर गड़बड़ हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। खुला, बंद, विलगित। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, और ये लास्ट वन है आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए इसके बारे में मैं लिखवाऊंगा कुछ नहीं, लिख लीजिए, समझ लीजिए। खुला निकाय ऐसा होता है जिसमें से द्रव्य भी चला जाए और ऊष्मा भी चली जाए। द्रव्य मतलब समझते हैं, जैसे कहीं मान लीजिए पानी है, कुछ है तो पानी का कुछ हिस्सा ले लीजिए, बालू है बालू का कुछ हिस्सा ले लीजिए, चीनी है चीनी का कुछ हिस्सा ले लीजिए। तो ये तो रोज ही होता है, जैसे हम लोग बचपन में होता नहीं है, चीनी हम लोग को खाना पसंद होता है तो मम्मी हटी, डिब्बा खुला, 2 चम्मच मुंह में, डिब्बा बंद। और कई बार क्या होता है, जल्दीबाजी में होता क्या है कि चींटी भी रहती है चीनी के संग, तो वो भी चली जाती है, हम लोग नॉन वेजिटेरियन भी बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए। होता है, सभी के संग हुआ होगा, बचपन में सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो ओपन सिस्टम क्या है, ऐसा निकाय जिसमें द्रव्य भी जा सके, मतलब चीजें भी आदान प्रदान हो सके और संग में ताप भी हो जाए, टेम्परेचर भी हो जाए। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर की बात, ऊष्मागत की अपना चैप्टर ही है, तो हम टेम्परेचर कहीं भी कुछ भी होगा तो घूम टहल के आ जाएंगे कि ऊष्मा, जैसे होता है ना जब शादी वादी होती है तो दूल्हा कैसा भी होता है, सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा दूल्हा है, जबरदस्ती की तारीफ होने लगती है, जीजू हमारे बहुत अच्छे हैं, जबरदस्ती जीजू अच्छे हैं, कुछ नहीं दिलाए तब भी अच्छे हैं, तो होता है। तो वही यहाँ पे क्या है, ऊष्मागत की, घूम टहल के कुछ भी होगा तो अंत में हम क्या लाके खड़े देंगे, हम बोलते हैं ऊष्मा अच्छा है या ऊष्मा कैसा है। तो बात ऊष्मा पे ही हम लोग हर बार डाइवर्ट करते रहेंगे, ऊष्मा की ही बात करेंगे। तो ऐसा निकाय जिसमें से द्रव भी निकल जाए और ऊष्मा भी निकल जाए, क्या क्या, द्रव्य भी निकल जाए और ऊष्मा भी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, खुला निकाय। सिंपल सा है, जिसमें से केवल ऊष्मा निकले, ऊष्मा गर्मी ताप, समझ रहे, केवल ऊष्मा निकले, उसे हम क्या बोलेंगे, बंद निकाय। देखिए हम लोग के जो ये ऊष्मागत की चैप्टर है, इसमें इस निकाय का कोई यूज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। खुला निकाय का कोई मतलब ही नहीं है, हमें केवल यही 2 निकाय की बात करनी है। जब चालक दीवारें हैं तो बंद निकाय, जब रुद्धोष्म दीवारें हैं तो विलगित निकाय। बात समझ रहे हैं, ये वाले सिस्टम की हमारे इस चैप्टर में कोई बात ही नहीं है, केवल यही 2 सिस्टम्स आएंगे, बंद निकाय जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, विलगित निकाय जिसमें कुछ भी आदान प्रदान नहीं होगा, कुछ ना देगा ना लेगा, जो जहां पे है वहीं रहो। बात समझ रहे हैं, तो ये बंद निकाय और विलगित निकाय क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा है कि जिसमें से द्रव भी जा सके, ऊष्मा भी जा सके, खुला, जिसमें से केवल ऊष्मा जाए, बंद, जिसमें से केवल विलगित जाए, उसमें से कुछ भी नहीं। ऐसे भी लिख सकते हैं, वह निकाय जिसके दीवार चालक हो, क्या दीवार या बाउंड्री, दीवार, ठीक, जिसके दीवार चालक हो वो बंद निकाय में आते हैं, जिसके दीवार स्पाइडरमैन के लिए बने हो वो, उसको हम रुद्धोष्म बोलते हैं। दीवार के अंदर देखिए स्पाइडरमैन नहीं जा सकता ना, बाहर ही बाहर चलता है, तो रुद्धोष्म। क्लियर है, रुद्धोष्मा, ठीक, रुद्धोष्मा नया शब्द है। क्लियर है, सफा करते हैं जल्दी से, नोट कर लीजिएगा पॉज ऑज करके। अब देखिए यहां पे एक और चीज की बात करेंगे। फिलहाल तो ये अभी अपना बाद का टॉपिक है, लेकिन जब हम अभी कार्य की बात करेंगे, जो कि शायद अपना अगला लेक्चर होगा, तो अगले लेक्चर में जब कार्य की बात करेंगे तो वहां पे एक टर्म आएगा बार बार, प्रक्रम, प्रोसेस। तो ये भी समझ लेते हैं क्योंकि अभी काम पड़ सकता है। ऊष्मागतिकी प्रक्रम या
थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। ठीक है, परक्रम क्या होता है? देखिए, जब भी किसी निकाय में अवस्था का परिवर्तन होता है तो अवस्था के किसी निकाय में क्या होता है? किसी निकाय में अवस्था का परिवर्तन होता है उसे हम उस क्रिया को हम क्रिया की जगह और अच्छा शब्द रुकिए अभी ढूंढते हैं, उस क्रिया को हम प्रक्रम कहते हैं। क्रिया की जगह आप लिख दीजिए घटना। घटना बेटर होगा तब भी। ना ना ना, एक मिनट रुकिए, सोच लेते हैं। क्रिया की जगह गड़बड़ हो रहा है ये। क्रिया, ठीक है, तो उसके जगह एक परफेक्ट वर्ड मिल गया है, प्रक्रिया। थैंक यू टू गौरव जी, बहुत मेहनत करते हैं, हमारे संग है। हमारे कैमरामैन कुछ नहीं करते हैं, बस खाए पिए कैमरा चलाते रहते हैं। तो गौरव सिंह के लिए हमारी तरफ से एक लाइक मार दीजिएगा, उनके लिए, मेरे लिए मत मारिएगा, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परक्रम कहते हैं। या एक वर्ड हम और यहां पे यूज करना चाहेंगे कि जब निकाय में ऊष्मा गतिकी के चरों में परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रिया को भी हम प्रक्रम बोलते हैं। दोनों चीज, मतलब यह भी हो सकता है अवस्था का परिवर्तन भी प्रक्रम में आता है और चरों के परिवर्तन को भी हम किसमें वो काउंट करेंगे? प्रक्रम में काउंट करेंगे। समझ रहे हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अभी यहां पे इसके प्रकार भी आएंगे, तो अपना शायद 2 लेक्चर के बाद जब हम लोग पहुंचेंगे वहां पे तब ये आएगा। हो गया? नोट कर लीजिए, छोटा सा चीज है, इसमें कुछ है नहीं, ध्यान रखिए। क्योंकि अभी क्या है ना, जब हम लोग कार्य में पहुंचेंगे तो बार बार बात करेंगे प्रक्रम 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 प्रक्रम, तो आप कहेंगे सर क्या प्रक्रम होता है, हमको नहीं पता। तो इसलिए उस चीज को क्लियर किया जा रहा है कि प्रक्रम क्या होता है। अब देखिए, हमारा यहां पे शून्यांकी का नियम पहले ही खत्म हो चुका था। अब हमको पढ़ना है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। और जब हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को पढ़ेंगे तो ऊष्मागतिकी का जब हमको प्रथम नियम पढ़ना है तो उसके पहले हमको 3 तरह की चीजों को और पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना हम लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो वो 3 चीजें हमारे रास्ते में कौन कौन आएंगी? पहला है ऊष्मा, दूसरा है कार्य, और तीसरा है आंतरिक ऊर्जा। मतलब जब हम ये तीनों चीजों को क्लियर करेंगे तब जाके हम प्रथम नियम को प्रॉपरली समझ पाएंगे। जैसे शून्यांकी नियम के लिए हम लोग को ऊष्मीय साम्य पढ़ना पड़ा या तापीय साम्य पढ़ना पड़ा, तब जाके हमको वो चीज समझ में आया। तो सेम यहां पे वही चीज हमको यहां पे भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो अपना जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो इन 3 चीज को अंडरस्टैंड या पढ़ने के बाद हम क्लियर करेंगे। तो आज हमारे पास अभी थोड़ा सा जो टाइम है उसमें ऊष्मा क्लियर कर लेता हूं, छोटा सा टॉपिक, क्योंकि इतनी देर से ऊष्मा 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 ही कर रहे हैं। तो ऊष्मा भी अब हम लोग से बोर हो चुके हैं। ऊष्मा जी भी कह रहे हैं बस करिए, दैट्स इनफ। माना कि ये मेरा चैप्टर है, मेरा इलाका है, बट दैट्स इनफ। तो ऊष्मा जी की इज्जत रखते हैं, यहीं पे जो अपना लेक्चर का टाइम बचा उसमें जल्दी से इसको खत्म करते हैं। तो हम बात करेंगे ऊष्मा। अब देखिए, ऊष्मा जो है आप ये तो जानते हैं
कि ऊष्मा और जो कार्य है ये दो के दोनों एक ही रूप है, दो के दोनों जो है ऊर्जा के ही रूप है, कुछ अलग नहीं है। मतलब ऊष्मा और जो कार्य हैं दो के दोनों ऊर्जा के रूप हैं और दो के दोनों को एक दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है, ये भी आप जानते हैं। अब लेकिन हम अगर पूछें कि ऊष्मा कब स्थानांतरित होता है और कार्य द्वारा ऊष्मा कब उत्पन्न होता है, मतलब हम पहली बात हम कर रहे हैं ऊष्मा के कारण ऊष्मा कब स्थानांतरित होता है। तो ये चीज आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए दो वस्तु है, एक दूसरे से टच में है, एक की ऊष्मा ज्यादा है और एक की ऊष्मा इसमें अधिक है, ठीक है, और एक की ऊष्मा कम है। अब आप भी जानते हैं जो ऊष्मा है तब तक वो बहेगी जब तक ऊष्मा समान ना हो जाए। और किस दिशा में बहेगी, अब देखिए यहां पे इसकी दिशा भी है, कौन सी दिशा, अधिक से कम। कब तक, जब तक ये दो के दोनों आपस में इक्वलाइज ना हो जाए या समान ना हो जाए। समझ रहे हैं? तो ऊष्मा का स्थानांतरण कब होगा, जब ऊष्मा में कुछ अंतर होगा। समझ रहे हैं? अंतर के कारण इसमें जो है ताप का स्थानांतरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। और कार्य से ऊष्मा कब उत्पन्न होगा, जैसे आप किसी वस्तु पे कार्य करें, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं कि वहां पे पहले से कितना ऊष्मा है या पहले से कितना ताप है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी वस्तु पे कार्य करेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, घर पे देखते ना कि मथनी होता है, अरे दूध होता है, दूध में ऊपर मलाई होता है तो उसको मथा जाता है तो उससे क्रीम निकलता है, क्रीम से घी बनता है, शुद्ध घी। हम लोग के देश में शुद्ध घी मिलता है, नहीं तो ऐसे लोकल वाला भी आजकल आने लगा, तो घर में आज भी बहुत से घरों में बनता है। तो मथनी में क्या होता है, देखते हैं ना कि उसको कंटिन्यूअस ऐसे ऐसे रोटेट किया जाता है, चलाया जाता है। और जब रोटेट करते हैं तो देखिए हम उस पर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और जो वो कार्य है वो उस दूध में जिसमें से हम क्रीम निकाल रहे हैं उसमें कुछ ऊष्मा के रूप में जाएगी। जो हम कार्य करें वो किस रूप में बदल गई, किस रूप में स्थानांतरित हो गई या रूपांतरित हो गई, वो ऊष्मा के रूप में रूपांतरित हो गई और वो उसमें चली गई। इट मीन्स दैट कि जो ऊष्मा और कार्य है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं या तुल्यांक हैं, जो कि हम लोग का शुरुआती के लेक्चर में इस चीज पे काफी बात हुई, तो इसमें ज्यादा उस चीज की बात हम नहीं करेंगे। मेनली यहाँ पे टॉपिक इसलिए मैंने उठाया है ऊष्मा का, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा के चिन्ह को भी हमको यूज करना पड़ेगा। ऊष्मा की चिन्ह परिपट्टी, ठीक है। अब अगर ऊष्मा, देखिए हमको हमेशा बात करनी है दो चीज की, निकाय परिवेश। अगर ऊष्मा निकाय से परिवेश में गया तो जो हमारा ऊष्मा का चिन्ह हम लेंगे वो लेंगे हम ऋणात्मक। निकाय से अगर परिवेश में जाएगा तो हमारा ऊष्मा कैसा हो जाएगा, जो भी ऊष्मा होगी उसको हम लेंगे ऋणात्मक। और अगर वे परिवेश से निकाय में जाएगा तो इसको हम लेंगे धनात्मक। बोले क्लियर है? इस चीज को यहां पे इसीलिए एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपको, क्योंकि आगे जो हम कैलकुलेशन करेंगे ऊष्मा की तो वहां पे इन चीजों का यूज होगा, ठीक है। -Q + Q, अभी आगे कैलकुलेशंस आएंगे तो वहां पे हम इन चीजों को यूज करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि निकाय से परिवेश में गया मतलब सिस्टम से इन्वायरमेंट में गया तो -Q, इन्वायरमेंट से सिस्टम में आया तो +Q। क्लियर है? तो आज का जो अपना लेक्चर था बस इतना ही था। आज तो मुझे लग रहा कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, बस आज तो शून्यांकी नियम काफी देर तक हमारा दिमाग ही शून्य हो गया। फिर उसके बाद 2-3 वर्ड्स बताए, बस वही समझ में आज के लेक्चर में समझने वाली चीज केवल एक होगी,
खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय, बाकी कुछ नहीं समझ में आया होगा। बट कोई बात नहीं, जब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे तो नेक्स्ट के नेक्स्ट मतलब इसके बाद के 2 लेक्चर के बाद जब हम आएंगे तब इसमें क्लियर होगा कि हम लोग यहाँ पे ऊष्मा के प्लस या माइनस क्यों लिए। ठीक है, तो आज यहीं पे लेक्चर को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।